नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड बुलेटिन, आपके साथ मैं हूँ अमीशा यादव। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 6वीं पुण्यतिथि। आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर 16 अगस्त 2018 को 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बीते रोज सीएम धामी ने खुले मंच से प्रदेश के हित में 8 घोषणाएं की। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड के हर एक जिले में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी और कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को धनराशि से पुरस्कृत किया जाएगा। सीएम धामी ने यह भी घोषणा की कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी। आज के इस शुभ अवसर पर कुछ राज्य में किए जाने वाले जो कार्य हैं, मैं उनकी आप सबके समक्ष उन सब की घोषणा करना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1,75,000 एवं 50,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण हेतु नीति बनाई जाएगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने हेतु ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विभाग में रुपये 200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी। राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड़ रुपए की लागत से सभी जनपदों में एक एक मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 11 लाख पशुपालक परिवारों के पशुधन को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। भाइयों बहनों, आइए इस पावन पर्व पर हम यह संकल्प लें कि हमारे जो भी कर्तव्य और दायित्व हैं, हम उनको पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और भारत को समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए। केदारनाथ धाम में पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे कई विवाद हैं जो राजनीतिक रूप से चर्चाओं में बने हुए हैं। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा सीट खाली है। इस सीट को भरने के लिए जल्द ही इस पर उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सीट पर होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक दल दमखम दिखाकर खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। खाली सीट पर पिछले कुछ समय में ही ऐसे कई विवाद और बयान सामने आए हैं, जिससे सरकार के लिए परेशानी तो खड़ी की है, साथ ही आने वाले चुनाव में कड़े मुकाबले के संकेत दिए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल और खड़गे आ सकते हैं उत्तराखंड। कांग्रेस ने इस सीट को जीतने के लिए अभी से तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। खास बात यह भी है कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उपचुनाव जीतने से पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साहित है। बताया जा रहा है कि सितंबर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 15 से 20 सितंबर के बीच में उत्तराखंड आ सकते हैं। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से देहरादून में जनसभा कराने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान वो केदारनाथ को लेकर भी राजनीति को गरमा सकते हैं। चुनावी घमासान सुर्खियों में केदारनाथ। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासत का दौर चलता ही रहता है। इस बार मुद्दा केदारनाथ उपचुनाव का है। आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन बीते 2 विधानसभा चुनाव जीती कांग्रेस जोश के साथ तैयारी में लगी है।
कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा को भी केदारनाथ उपचुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस यात्रा के जरिए लोगों के दिल में उतरना चाहती है, लेकिन अभी भी कांग्रेस में अंतर्कल है और अनदेखी की आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बीते दिनों दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने प्रदेश कांग्रेस के विधायकों की बैठक ली और कहा यह जा रहा है कि बैठक में विधायकों ने प्रदेश में पदाधिकारियों के चयन में अपनी अनदेखी का आरोप लगाया है। वरिष्ठों की अनदेखी हो रही है, न कोई अंतर्कल है। देखिए, लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। जहां तक मेरी जानकारी, विधायकों ने कहीं पर भी कोई शिकायत किसी मामले में नहीं की है, लेकिन जिस तरीके के मीडिया में खबर आई है तो ये तो उनका अपना अधिकार भी है, लोकतंत्र है, चलता रहता है। और कहीं पार्टी में न गुटबाजी है, न पार्टी में कहीं किसी की अनदेखी हो रही, पार्टी में सबको सम्मान मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा, उतनी बड़ी हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा निकली, 300 किलोमीटर की अध्यक्ष जी ने यात्रा की। उस यात्रा में आपने देखा होगा सारे विधायक थे, सारे वरिष्ठ नेतागण थे, सारे कार्यकर्ता थे, कौन नहीं था। सबने अपने अपने हिसाब से सबका यात्रा का स्वागत किया। बड़ी सफलतम यात्रा वो रही है। तो ये तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों को जिस तरीके से करण मेहरा जी काम कर रहे हैं, शायद भाजपा को वो पच नहीं रहा है। ये सब भाजपा के द्वारा प्लान की बातें हैं। किसी भी विधायक का कोई ऐसा सरकारी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कोई नाराजगी का। अखबारों में मैनिपुलेशन करके कुछ लिखी गई बातें हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि न किसी विधायक को शिकायत है थी, न विधायक को किसी को शिकायत है। बीजेपी का दावा, केदारनाथ में लहराएंगे परचम। बीते 2 विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए भी केदारनाथ उपचुनाव में जीत नाक का सवाल बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में मंगलौर और बद्रीनाथ में हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त खानी पड़ी। यानी हिंदुत्व का चोला उड़ने वाली बीजेपी को बद्रीनाथ में भी हार का सामना करना पड़ा। और अब बारी केदारनाथ की है, जहां कांग्रेस की तैयारियों को बीजेपी बेकार की मेहनत बता रही है और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत होने की बात कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में अब अंतर्कल है, थमी नहीं, और कोई भी पार्टी अंतर्कल है के साथ चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी के मुताबिक केदारनाथ उपचुनाव में जनता बीजेपी को अपना आशीर्वाद देगी और बीजेपी ही केदारनाथ उपचुनाव में अपना परचम लहराएगी। जो आपको लगता है वही मुझे लगता है, जो जनता को लगता है वही मुझे लगता है। जहां अंतर्कलह है वहां जीत कहां से आएगी। केदारनाथ की जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी के बड़े नेताओं ने उत्तराखंड आने से परहेज किया। यदि केदारनाथ की सीट पर उपचुनाव को लेकर यह बड़े नेता उत्तराखंड पर फोकस करते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वह इस सीट पर हार की संभावना लगा चुके हैं। हालांकि कांग्रेस में राहुल गांधी या किसी दूसरे नेता के केदारनाथ उपचुनाव के लिए आने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक बात मंगलौर और बद्रीनाथ की सीट की है, तो वह दोनों ही सीटें बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हारी थी। इसके बावजूद 2024 के उपचुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। अब देखना ये रहेगा कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कौन कौन बड़े नेता उत्तराखंड के दौरे पर आकर जान फूंकते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर महीने में निकाय के चुनाव हो सकते हैं। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी चर्चा होने लगी है, जिनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने को अब कुछ ही महीने का समय बचा है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि सरकार को पार्टी की तरफ से सुझाव भी दिया गया और तर्क भी दिया गया कि इससे चुनाव पर आने वाले खर्च की बचत होगी और दोनों चुनाव एक साथ होने पर विकास कार्यों में भी किसी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। मेरी जानकारी में आया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव अक्टूबर माह में हो रहे हैं, ऐसा प्रस्तावित है सरकार के द्वारा। और इसी के साथ में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है। आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है
और पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी विभाग के द्वारा शेड्यूल तय कर दिया गया है और जो शेड्यूल उनके द्वारा तय किया गया वो भी अक्टूबर तक उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इस संबंध में ऐसा विचार विमर्श चल रहा है कि क्या पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं क्या। तो इस पर परामर्श करने के बाद सभी लोगों से सहमति के बाद मुझे लगता है कि इस पर चिंतन हो तो यह भी एक अच्छा रहेगा, क्योंकि विकास का मामला है। अलग स्थानीय निकाय की आचार संहिता लगेगी, 1-1.5 महीना उसमें विकास कार्य रुके रहेंगे, फिर 1-1.5 महीना पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगेगी, फिर उसमें विकास कार्य सारे रुकेंगे। तो इस प्रकार से जो विकास की गति अनवरत बनी हुई है, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आचार संहिताओं के कारण कोई विकास कार्य में कोई व्यवधान न हो। एक के साथ अगर दोनों की आचार संहिता लगती है तो अगर सरकार इस पर विचार कर रही। राज्य सरकार प्राचीन काल में उत्तराखंड के चारधाम यात्रा पैदल मार्ग को फिर से विकसित करेगी, जिससे राज्य में ट्रैकिंग टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से योजना तैयार की गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड की प्राचीन चारधाम पैदल यात्रा 5120 वर्ष पुरानी है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा ट्रैक को फिर से विकसित करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत मार्ग में पड़ने वाली चट्टियों पड़ाव की तलाश का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। नहीं, वो मैंने आज सवेरे ही पुनीर से बात की है और मैंने उसको कहा है कि फॉरेस्ट से बात करो। उसने कहा जी हमारी जो ट्रैक्स हैं वो फॉरेस्ट के बीच में ही होती हैं और उसमें लोग जाते हैं, ट्रैक पे यात्रा करते हैं, तो निश्चित रूप में हम यात्रा कर रहे हैं, हम उसमें कोई रह नहीं रहे हैं। तो यही मैंने सुबोध दुनियाल जी से भी कहा कि पर्वतारोहियों को और यात्रियों को, पर्यटकों को तो आप जाने ही देंगे तो उनको परमिशन दीजिए। हिमाचल प्रदेश में परमिशन मिलती है, हमारे यहाँ परमिशन नहीं मिलती है, तो उनको भी थोड़ा सा दिल खोलना पड़ेगा। और हमारे बुग्यालों में आपने देखा होगा कि हमारी जो राज जात यात्रा होती है नंदा देवी की, वो बुग्यालों होती है, बुग्यालों पे लोग ठहरते हैं। आज ऐसा सिस्टम हो गया कि बुग्यालों को बिना करप्ट किए, बिना खराब किए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्यूष कांत ने प्रेस वार्ता करते हुए पश्चिम बंगाल के हालात पर टीएमसी सरकार को घेरा और कहा कि बंगाल में दर्दनाक रेप और मर्डर की घटना हुई, लेकिन ममता बनर्जी सरकार सोई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद गंभीर चोट के निशान शरीर में पानी मिलने से पता चलता है कि कितना गंभीर मामला है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार अपराधी को बचाने का काम कर रही है, साथ ही एक शब्द राहुल गांधी की जुबान से भी नहीं निकल रहा। राहुल गांधी बताए संविधान लेकर हाथ में चलते हैं, लेकिन असल में उसका क्या मतलब है, क्या वह जानते हैं? उत्तराखंड आया हूँ, बहुत एक सीरियस इशू को लेके आया हूँ जो आप लोग सारे सीनियर जर्नलिस्टों के माध्यम से उत्तराखंड के हर घर में इस बात को पहुंचाना चाहेंगे। बिकॉज मैं लास्ट 3-4 दिन से उत्तराखंड में ही घूम रहा हूँ, रिमोट पार्ट्स में। कल रात में मैं दिल्ली पहुंचा और सुबह यहाँ आया हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एब्सोल्युटली bereft ऑफ एनी पॉलिटिकल एजेंडा। दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, क्योंकि बहुत एक सीरियस इशू है जो मैंने गांव में, छोटे छोटे कस्बों में लोगों को देखा है कि लोग पूछ रहे हैं हो क्या रहा है। एक हमारी लड़की जो इतना मेहनत करके घर की बेटी बहन डॉक्टर बनती है और उसके साथ इतना बड़ा घटना होता है, ऐसा दर्दनाक रेप और मर्डर होता है, और वेस्ट बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार क्या कर। देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में भूस्खलन की सूचनाओं के डेटाबेस के निर्माण, भूस्खलन के खतरों, जोखिमों के आकलन और भूस्खलनों के स्थलीय परीक्षण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य उत्तराखंड में भूस्खलन के खतरों को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अल्मोड़ा, गोपेश्वर, मसूरी, नैनीताल और उत्तरकाशी जैसे जिलों में भूस्खलन के खतरों और जोखिमों के आकलन की रिपोर्ट मुख्य सचिव ने तलब की है, ताकि इन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरती जा सके।
मुख्यमंत्री के निर्देशन पर जनपद प्रभारी चारधाम यात्रा सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद चल रहे कार्यों का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के 72 से 75 किलोमीटर पैदल भ्रमण करते हुए अधिकारियों को कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद के प्रभारी सचिव के लोनिवी के एनएच डिवीजन और सिंचाई विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों का मौका मुआयना किया। हल्द्वानी के काठगोदाम शीश महल में वार्ड संख्या 1 से लेकर 10 तक की समस्याओं के निदान के लिए नगर निगम द्वारा जन समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें सांसद अजय भट्ट, विधायक बंशीधर भगत और जिलाधिकारी वंदा सिंह समेत जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उरेडा समेत कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। जन समाधान दिवस के मौके पर सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सैकड़ों समस्याएं, जिनका जिलाधिकारी ने मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। हमारी सरकार जनता के द्वार लोगों के बीच में जाके इसका समाधान कर रहे हैं। जो एक प्रपोजल मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था हम लोगों ने, तो आज डीएम साहब खुद रहेंगी और जनप्रतिनिधि हमारे रहेंगे, जनता आएगी। तत्काल प्रभाव से जो होने वाले हैं और जिनमें बहुत देरी हो जाती है, रूटीन में हो जाना चाहिए था, होते नहीं हैं, तो तत्काल प्रभाव से वो काम होंगे। इसलिए बहुत उपयोगी ये शिविर हैं, इसमें आना भी चाहिए। 6 जगहों पर अभी और लगेंगे, ये पूरे हल्द्वानी नगर में, इसी तरह से अन्य विकास खंडों में भी लगाने का प्रयास है। हम लोगों ने ये प्लान किया है कि नगर निगम के 60 वार्डों में 10-10 वार्डों पर एक जन समाधान कैंप हम लोग लगाएंगे। तो आज पहला कैंप वार्ड नंबर 1 से 10 तक लगा है। इसमें जो लोगों की स्ट्रीट लाइट की समस्या है, सड़क है, नाली है, बिजली से संबंधित इश्यूज है, लोगों के राशन कार्ड के मामले, आधार कार्ड वगैरह के मामले हैं, इस तरह की शिकायतें हैं, सड़क के गड्ढे हैं, इंक्रोचमेंट हैं, तो सभी विभागों के अधिकारी यहाँ हमारे साथ उपस्थित रहे हैं। जो भी जिसकी शिकायतें आई, कंसर्न डिपार्टमेंट को यही मौके पर इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने निर्देश दिए। और काफ़ी लोगों के इश्यूज़, क्योंकि कैंप विभाग ने लगाया गया, अपने स्टॉल भी लगाए हुए हैं, तो काफ़ी लोगों के इश्यूज़ मौके पर सॉर्ट आउट भी हुए हैं। जिन मामलों में कोई जांच इत्यादि की आवश्यकता है, उनमें जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। आगे भी ये कैंप नगर निगम क्षेत्र में हम लोग लगाते रहेंगे और जनता को सभी विभागों की सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो समय से मिलता रहे। और जो इस तरह के कैंप लगते हैं, उनसे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी होती है विभाग के अधिकारियों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो इसका लाभ। नगर निगम से सूचना आई थी कि डीएम महोदय द्वारा एक बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे लगाया जा रहा है। वार्ड नंबर 1 से 10 तक की समस्याएं यहाँ पे बताई जाएंगी, जिसके तहत अपने वार्ड नंबर 1 की जो समस्या थी मैंने डीएम साहिबा के सामने रखी और उन्होंने आश्वासन किया कि बहुत जल्दी उन समस्याओं का निदान किया जाएगा। विशेष तौर पे हमारे वहाँ पे वर्तमान में जो रोड में गड्ढे हो गए हैं, भारी आशंका वहाँ पे है कि आए दिन दुर्घटना का संभावना रहती है। और जाम की स्थिति, वर्तमान में ऐसे कोई जाम की स्थिति है नहीं, लेकिन उन गड्ढों के कारण जाम लग रहा है। दूसरा क्या है कि हमारा वार्ड बहुत संवेदनशील है, नाले उधर है, गोला उधर है और बाघ आए दिन वहाँ पे दर्शन होते हैं और लाइटों की समस्या बहुत बुरी है। इस बीच हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। मैंने महोदय से निवेदन किया और वार्ड छोड़ के पहले खास तौर से काठगोदाम का वार्ड करवा दिया जाए। भूपन तिवारी, पार्षद प्रतिनिधि। अपने उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।